Hmm. Okay, I'm just waiting for Ali Zaib to join. Okay, can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Great. Ali, आप ये 2 दफा कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? ये अभी ज्वाइनिंग का भी आ रहा है और आप ज्वाइन कर भी चुके हैं. What's going on? सर नहीं पता, शायद आपने कहा नहीं, मैंने तो एक ही बार फोन किया. अच्छा, खैर ठीक है. ओके. So let's see, where were we? हाँ, तो स्टेक होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ रहा है? Let's see. उसमें आप सारे वो ग्रुप्स जो आपको मुतासिर कर सकते हैं, कंपेरेटर्स. अच्छा, स्टेक होल्डर के एक और कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ आपको कोई रिलेशनशिप जो बना के रखना होता है, तो कंपेरेटर्स के साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हैं. हेलो, जी सर, बिल्कुल बना सकते हैं. कैसे? मिसाल बताएं. सर थ्रू आप जब एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसका मकसद ये रिलेशन बनाना ही होता है. नहीं, एडवर्टाइजिंग मैं बता कह रहा हूँ कि कंपेरेटर के साथ आप रिलेशनशिप कैसे कायम करेंगे. स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स तो हो ही गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट के वो जैसे एफबीआर है वो टैक्स लगाएगी आप पे, ठीक है, कस्टम्स वाले हैं वो ड्यूटी लगाएंगे आपके इंपोर्ट्स पे, आपके नेबरहुड कम्युनिटीज हैं जिनके साथ आप सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज करेंगे. तो कंपेरेटर्स के साथ आप रिलेशनशिप कैसे कायम कर सकते हैं? कोई उनके साथ कंपेरेटर तो बाय डेफिनेशन आपका एनिमी, ठीक है, बट क्या एनिमी के साथ अलायंस हो सकता है? हेलो लोगों, मिस्टर अब्दुल वहाब, मिस्टर अली ज़ैब, मिस्टर फराज, मिस कौसर एंड आई हु थिंक एल्स नो हियर? सर, उनके साथ नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. अच्छा, जी. बाकी सर आयशा, तंजीला, सर सदीका, आई रीम, थिंक महक. सो सर रिलेशन कायम हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को ये फॉलो कर सकते हैं, लाइक इन प्राइसिंग में, कि वो किस तरह प्राइस रखता है कोई भी प्रोडक्ट की, तो हम भी उस तरह से रखें. मतलब इस तरह से रिलेशन बिल्ड हो सकता है. वो तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ओलिगोपोली का इकोनॉमिक्स में? नो सर.
मोनोपोली का पढ़ा है? यस इकोनॉमिक्स तो सर। पढ़ लिया ना? हाँ, मोनोपोली याद होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसी तरह एक शायद लिख दूं तो याद आ जाए। सी, ओलिगोपोली, ये याद है? यस सर, ये पढ़ा तो है, लेकिन माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा है सर ये मैंने। हाँ, देखिए आप लोगों को मेरी बातें बाज यकीनन शायद तल्ख या बुरी लगती हो। कभी भी जॉब मार्केट में अप्लाई करने से पहले कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है? जॉब मुख्तलिफ वजूहत से मिलती है। जब आपका जॉब एक्सपीरियंस कोई नहीं होगा, जॉब जब लेने जाएंगे तो देखेंगे अच्छा भाई पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल क्या है कि जो आपने कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ ली हुई है, जो आपने तालीम हासिल की है, तो कॉन्सेप्ट तो ऐसे होने चाहिए बिल्कुल सॉलिड। और अगर जब 2 3 4 साल हो जाते हैं आपको काम करते हुए, फिर कॉन्सेप्ट की अहमियत कम होती जाती है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा भाई परफॉर्मेंस बताएं आपकी पिछली जॉब पे कितनी थी। मगर एक केस में, रियल लाइफ केस आपको बताऊं, नाम मैं नहीं लूंगा। 20 साल एक मल्टीनेशनल में काम किया, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में। और 20 साल बाद एक साहब ने जब दूसरी कंपनी में एक और मल्टीनेशनल में अप्लाई किया, नहीं हुआ वहां पे। उन्होंने जब पूछा कि वजह क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट का वो सही जवाब नहीं दे पाए थे, ठीक है? और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसका सही जवाब शायद आप भी दे दें, शायद मैंने क्लास में भी कहा हो। उनसे ये पूछा गया था दुबई ऑफिस में, जब जो वहाँ रीजनल ऑफिस था, कि स्ट्रेटेजी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ऑपरेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आप क्या जवाब देंगे? प्लानिंग के लेवल्स होते हैं ना, स्ट्रेटेजी होता है, टैक्टिक्स होते हैं, फिर ऑपरेशन होते हैं। सर स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और कोई और ओपिनियन देना चाहेगा? अच्छा भाई, देखिए अगर मैं पूछूं कि पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, क्या जवाब देंगे आप? सर पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है। बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई दोनों इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेटजी सर टॉप बच्चे लेवल है। सेकेंडरी है ना। आप ये माँ बाप से पूछें, जब आपके बच्चे होंगे फिर माँ बाप से आप अपने जवाब दीजिएगा इस बात का, ठीक है? कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं पेरेंट्स के लिए। बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जाहिर है बच्चों के लिए पेरेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। स्ट्रैटेजी जो है टॉप लेवल की प्लानिंग है, फिर टैक्टिक्स आते हैं, फिर ऑपरेशंस। तो अलग अलग नहीं है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस के बगैर स्ट्रैटेजी ही नहीं मुकम्मल हो सकती, और स्ट्रैटेजी अगर फ्लॉड हो तो ऑपरेशंस तो सही हो ही नहीं सकते। तो उन साहब ने बहरहाल गलत जवाब दे दिया था। एनीवे, ओलिगोपोली पे वापस आते हैं। ओलिगोपोली में ओलिगो, ओलिगार्क से है जो अमीर लोग होते हैं, और पॉली का मतलब है मैनी। तो अमीर लोग जो हैं वही सब कुछ हों, ठीक है? यानी वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि भाई जैसे आप प्राइस का कह रहे थे ना, एक दूसरे को प्राइस में ना सिर्फ फॉलो करना बल्कि मिल के वो लोग अग्रीमेंट्स करते हैं कि हाँ भाई हमने ये सब ने मिल के प्राइस सेट करनी है, ताकि किसी का कस्टमर ना टूटे और हम सबका फायदा हो, ठीक है? तो कंपेरेटर्स की अलायंस तो बहुत कॉमन है। ये आमतौर पे ये एमकॉम एमबीए टाइप कोर्सेज में पढ़ाई नहीं जाती। बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइप का कोई कोर्स आप करें तो उसमें शायद इसका जिक्र हो। पाकिस्तान में भी हर इंडस्ट्री की अपनी एक अलायंस बनी हुई है, ठीक है? डंप ट्रक होते हैं ना, डंप ट्रक, डंप ट्रक वालों की एक एसोसिएशन है। ठेले रेडी वालों की एक एसोसिएशन है। रिक्शा ड्राइवरों की एक एसोसिएशन है। मिल्क प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है। डबल रोटी बनाने वालों की एसोसिएशन है। अंडे के, पोल्ट्री और अंडे वालों की एक एसोसिएशन है। वैसे कंपेरेटर्स हैं ये,
मगर अपने इंडस्ट्री के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट से लड़ने के लिए इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है। कराची में तो मशहूर है ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, वो यस सर, आपके जिस Yes, तरह sir. ऑयल टैंकर एसोसिएशन जिनके हड़ताल होते हैं रोज। क्या कह रहे हैं? आवाज थोड़ी आपकी नहीं आ रही सर, जिस तरह ऑयल टैंकर एसोसिएशन जिनके सब हड़ताल सबकी। होते हैं हर भाई वक्त। डबल रोटी की कीमत एक वक्त में इतना एक है इस कौम में, डबल रोटी की कीमत पूरे मुल्क में एक वक्त एक साथ बढ़ेगी। मिल्क की जो है कीमत, नान की कीमत, तो वैसे कहने को ये कंपेरेटर्स हैं और लड़ते भी हैं एक दूसरे से, मगर जहां म्यूचुअल फायदे की बात आए ये अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। तो स्टेक होल्डर्स यानी कंपेरेटर्स के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है जहां आप जरूरत पड़े। गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है। अभी आपके शायद दिल में हो या ना हो, मेरे एक आई थिंक 1-2 साल सीनियर हैं आईबीए के, नजीब आगरा, उन्हें फर्स्ट वुमेन बैंक का जो है वो चेयरमैन जो है, गवर्निंग चेयरमैन जो है बनाया गया बोर्ड का, क्योंकि फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है गवर्नमेंट के बैंक में, मगर असल क्या हो रहा है? प्राइवेटाइज हो रहा है। जब प्राइवेटाइज हो भी जाएगा बैंक, तब भी गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे जो है बोर्ड में रहेंगे। क्यों रहेंगे? प्राइवेट सेक्टर खुद चाहता है। यूनिलीवर में मैं था, तो यूनिलीवर में जो है कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में थे। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि डे टू डे ऑपरेशन में उनका नहीं है, मगर उनकी अहमियत होती है ताकि गवर्नमेंट से जहां कोई मसला पड़े तो वो बोर्ड के मेंबरान हल कर सकें। तो स्टेक होल्डर्स कोई भी हो जिसको आप इफेक्ट कर रहे हैं या वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। पब्लिक रिलेशंस में आप क्या कर रहे हैं कि पब्लिक से, मुख्तलिफ पब्लिक से, या आप देखें फंड रेजिंग एंड मेंबरशिप ड्राइव्स कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स को भेज रहे हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Okay, sorry about that. So where were we? Yes, एनुअल रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए हैं, इन्वेस्टर पब्लिक है। फंड रेजिंग एंड मेंबरशिप ड्राइव अगर आप कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं। लॉबिंग किसके साथ होती है? किसी को पता है कौन से स्टेक होल्डर ये पब्लिक के ग्रुप के साथ होती है? No, sir. गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग होती है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेटअप है कि सेनेट जो है वहाँ की या कांग्रेस जो है, उनमें से कोई आपको लॉ पास करवाना हो तो लॉबीइस्ट होते हैं, वो आपसे फीसें लेते हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदों को फिर बेसिकली पैसे की लेन देन होती है। ये पाकिस्तान में भी लॉबिंग होती है। ये आपके ख्याल से जापानीज गाड़ी लेटेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती इंपोर्ट होके? किसी को पता है? सर उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है न्यू गाड़ी के ऊपर। नहीं तो लोगों के पास कोई, बाज लोगों के पास पैसे की कमी है क्या? वो 6-7 करोड़ की BMWs ले रहे हैं, वो टैक्सेस दे देंगे। बात यह है कि खुद जापानीज कंपनीज जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उन्होंने हमारे गवर्नमेंट से लॉबी किया हुआ है कि भाई वहां से इंपोर्ट ना आने दो, और जो यूज गाड़ियां भी आएंगी वो कम से कम 3 साल पुरानी हो, ताकि इनकी गाड़ियों को कोई अच्छा कंपटीशन ना मिल सके। क्योंकि जो यूज गाड़ी वहां से आएगी ना, उसमें एक दफा तो टोयोटा की लेट से सेल हो गई। यूज गाड़ी बेचने में तो टोयोटा का फायदा नहीं है, यहाँ की सेल मारी जाएगी क्योंकि उस गाड़ी का क्वालिटी लेवल यहाँ की गाड़ी से बहुत बेहतर होगा। ये लॉबिंग यहाँ भी बहुत चलती है। और ये शुगर के आप वो देख रहे होंगे क्राइसिस जो चल रहा है, तो बड़े बड़े लोगों के नाम है, बिहाइंड द सीन्स वो वफ्त मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर से, वो यूं कर रहा है, वो कोर्टों में जजेस के सारी चीज जो है लॉबिंग चलती रहती है ताकि बस अपना काम जो है वो कंपनी निकाल। एनीवे बहुत हम साइड ट्रैक कर गए। पब्लिक रिलेशंस आप कायम करते हैं, ये भी एक प्रमोशन का तरीका है जिसमें एडवर्टाइजिंग और
सेल्स प्रमोशन हम देख चुके हैं। पब्लिसिटी जो है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो उसमें एक की चीज मिसिंग है। पब्लिसिटी जो है वो उमूमन आम तौर पे फ्री होती है डेफिनेशन के लिहाज से। कैसा है, प्रेस रिलीज आपने दिया, मीडिया में इंटरव्यूज आ रहे हैं, बहुत सी कंपनीज के इंटरव्यूज आते हैं, टीवी पे आपने देखा हो, या आज हमारे साथ फलाने फलाने जो है वो साहब शामिल है फलानी कंपनी के, वो बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो वो कंपनी वाले क्यों अपना टाइम निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल से टीवी पे आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं, आर्टिकल जो है वो छापती हैं कंपनियां, न्यूज़ लेटर्स होते हैं चाहे फिजिकल या कंपनी पे, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स एंड टेप्स। ये तो खैर पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई, अब तो सब डिजिटल हो गया। तो पब्लिसिटी क्या होती है कि आपकी कोई अच्छी खबर आपके बारे में, गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी दोनों होती हैं। तो आपकी अच्छी खबर जो है वो कंपनी में इन पब्लिक में छप जाए। बट रियलिटी में क्या होता है कि आपको अगर कोई अच्छी खबर निकलवानी है अखबार में या टीवी में, तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि न्यूज़ के तौर पे खबर आए कि साहब ये बड़ा अच्छा काम कर रही है फलानी कंपनी। और इसका एक ऑपोजिट जो है कि बुरी खबर को रुकवाने के लिए भी पैसे देने होते हैं। मैंने देखा है कि एक साहब के बारे में एक बुरी खबर चली जियो में कि साहब ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इनकी तो असेंबली में साहब इनका जिक्र किया गया है कि इनको पकड़ना चाहिए। एक दफ़ा वो खबर चली 6 बजे 5 बजे खबरनामे में, 8-9 बजे खबरनामे में वो खबर गायब थी, बड़ी खबर थी। क्योंकि उन साहब को मैं जानता हूँ, उन्होंने जो है वो बस मुतमईन कर दिया होगा न्यूज़ चैनल को, तो वो बुरी खबर नहीं चली। तो ये ब्रांड को एम्पलीफायर के तौर पे है, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन से हटके। यहाँ देखें कुछ मिसालें दी हुई हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। ये एक इदारा है, मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, के उन्होंने कायम किया था जिनके औलादें ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे में मर गई थी, या तो उनको किसी ड्रंक ड्राइवर ने मार दिया था, या वो खुद उनका एक्सीडेंट हो गया था ड्रिंक करते हुए, ड्राइव करते हुए। तो इन्होंने जो है वो ऊबर के साथ जो है पार्टनर किया हुआ था, और वो अल्कोहल कंपनीज पे भी प्रेशर डालते हैं कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग में लिखें कि भाई ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और ये इनकरेज करते हैं, कंपनियां इन्हें स्पॉन्सर करती हैं कि भाई हम मैड को स्पॉन्सर करते हैं, बिकॉज वी आल्सो डोंट वांट ड्रंक ड्राइविंग जो है वो ना हो। ठीक है। और ये टोसिटोस जो एक वो फ्रीटो ले का जो ये लेज वगैरह वाले बनाते हैं, उनके पास भी है एक बैग जो है इनका, चिप्स का बैग, उसमें वो भी कोई उन्होंने टेक्नोलॉजी डाल दी थी कि वो अल्कोहल लेवल डिटेक्टर के तौर पे बन जाए, ताकि अगर ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है तो लोग ड्राइव ना करें। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ और इसका जो इक्विवेलेंट होता है जो कंपनियां करती हैं, वर्ड ऑफ माउथ तो एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। जब कंपनी करती है कोशिश वर्ड ऑफ माउथ को एनकरेज करने की, वो कहलाता है बज मार्केटिंग। बज को उर्दू में क्या कहते हैं? बज को जैसे एक मक्खी की, शहद की मक्खी या बड़ी मक्खी की भिनभिनाने की आवाज होती है, उसे बज कहते हैं। आम जुबान में बज क्रिएट करने का मतलब होता है कि आप लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड के बारे में। ठीक है। तो वैसे भी एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप का कभी हुआ है किसी आप रेस्टोरेंट में गए खाने, तो आपने जो है वो आ,
दूसरे लोगों को अपने सर्कल में बताया उसके बारे में फिर? हेलो। सर बज़ मार्केटिंग में यही सब कुछ है कि आपकी जो ना आप कंपनी के बारे में कंट्रोवर्सी हो उसके बारे में बातें वगैरह हो, यूट्यूब वगैरह पे कुछ एक्साइटमेंट आपके कंज्यूमर आपके स्टेकहोल्डर इसी चीज़ में। आपकी आवाज ब्रेकअप हो रही है, जरा सा दोबारा प्लीज बताइएगा। सर मैं ये कह रहा था कि बज़ मार्केटिंग में यही है कि आपकी कंपनी के बारे में लोग कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कंट्रोवर्सी जिस तरह होती है। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने कभी किसी ब्रांड के बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया? आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो, कहीं खाना खाया हो, कहीं आप घूमने फिरने गए हो, ऐसा हुआ है कभी कि आपने बताया हो, या आपके दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स ने आपको किसी ब्रांड सर्विस के बारे में बताया हो? जी सर, अक्सर ऐसा होता है। जी हाँ, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स में कि वो एक दूसरे से हजार किस्म की बातें करते हैं, जिसमें ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल अमल है। मैंने यहाँ ये बज़ मार्केटिंग इसलिए लिखा है कि इस नेचुरल अमल को एक्सेलरेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, उसको कैटलाइज करने के लिए, कैटलिस्ट होता है ना, तो रिएक्शन को तेज कर देता है, वो बज़ मार्केटिंग उसको कहते हैं। तो आपने कहीं जाके खाना खाया, आपको बहुत पसंद आया, आपने अगले दिन आन के अपने दोस्तों को बताया, या वहाँ आपने जो है फूड की तस्वीरें जो है वो लेके और फिर अपने सर्कल में जो है वो भेज दी। ठीक है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। कंपनी जो है जब कोशिश करती है कि इस प्रोसेस को बढ़ाया जाए, इस प्रोसेस को फास्टर किया जाए, वो बज़ मार्केटिंग कहलाता है। आपने रिसेंटली कोई, आप लोगों ने कोई कैंपेन देखी है कि जहाँ कंपनी ने एनकरेज किया हो कि हमारे प्रोडक्ट के साथ आप अपनी सेल्फी लें तो आपको कोई इनामी स्कीम में शामिल किया जाएगा, या आपको जो है कोई प्राइज जीतने का जो है कोई मौका मिलेगा? ऐसा आपको कोई याद आ रहा है? सर न्यूज़ वगैरह में देखा है कि अपनी सेल्फीज वगैरह वो आपके तस्वीरें शेयर करेंगे। कैसे? ईद वगैरह के मौकों पे कि अपने जानवरों के साथ तस्वीर लें, या कोई सीजनल अगस्त में 14 अगस्त में कपड़ों के साथ तस्वीर लें। हाँ, कौन सी कंपनी? न्यूज़ न्यूज़ वगैरह की सर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, न्यूज़ आई डोंट नो, आपकी आवाज़ भी एक तो कट रही है। अ, अभी रिसेंटली बाज़ कंपनीज ने किया था, मुझे इस पर नाम नहीं याद आ रहा है, कि हमारे ब्रांड के साथ इस्तेमाल करते हुए या खाते हुए तो अपनी तस्वीर खींचें, तो आप एक इनामी स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो वो जो वैसे ही सोशल मीडिया पे शेयरिंग का फिनोमेनन है, उसको वो एनकरेज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आपने सुना होगा, शायद आप में से कुछ लोग खुद भी कोशिश करते हो कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, जिसके ज़रिए से लोग एक एक्साइटमेंट और बज़ क्रिएट करते हैं। यह एक टर्म शायद आपने सुनी हो, जिसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग। ठीक है, वायरल मार्केटिंग। जैसे वायरस होता है, जैसे ये कोरोना वायरस है, इसी तरह आइडियाज के भी वायरस समझे जाते हैं। कि वायरस मार्केटिंग जो है, ये जो टर्म है, मीम, सुनी हुई है ना ये टर्म? जी यस सर, सर। यस सर। तो मीम जो है किस्म का मेंटल वायरस है।
कि एक शख्स ने कोई चीज बना के शोशा छोड़ा और वो बस फैलता चला गया वायरस की तरह, एक ने दूसरे दूसरे तीसरे और हजारों लाखों लोगों में जो है वो शेयर हो गया। ठीक है ना। तो कंपनियां यूज करती हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी मीम्स वो जो है वो हो और वायरल मार्केटिंग जो है वो हो सके। ठीक है। अच्छा, ये IMC का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आखिर में ये उप्स oh uh-oh sorry, I've jumped back to a wrong chapter. Yeah. IMC, Integrated Marketing Communication. ठीक है। Oh boy, why is it jumping back and forth? I just want to highlight it. Anyway, IMC या Integrated Marketing Communication, ये इस्तिलाह आप जहन में रखिएगा। ये आजकल एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन की बात नहीं की जाती, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात की जाती। ठीक है। Let's see. इस तरह से कर लेते हैं। There's more than one way to do this. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, तो ये प्रमोशन की सारी इकसाम हो गई, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये सारे प्रमोशन के तरीके हैं। अब इनका जो नया नाम है प्रमोशन का, जो 4Ps में प्रमोशन होता था, उसका नया नाम है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट तो आप समझ सकते हैं। इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है कि ये जो जितने मुख्तलिफ इकसाम के प्रमोशंस हैं, इनको आप जो है यकजा कर रहे हैं, एक साथ प्लान कर रहे हैं, ताकि इन सब का इम्पैक्ट जो है वो पावरफुल हो। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है भाई। राइट राइट। अपने भाई रोल नंबर वो डाल दिया करें, कुछ लोग बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आते हैं तो उनको भी अटेंडेंस मिल जाएगी इस तरीके से इंशाल्लाह माशाल्लाह, अगरचे अटेंडेंस का कोई इशू हुआ। ऑलराइट, तो ये IMC क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा। एनीवे चैप्टर खत्म हुआ, अब अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका प्रीव्यू हम देख चुके हैं पहले ही। नो, नॉट 7, चैप्टर 8 एक्चुअली, सेकेंडरी ब्रांड लेवरेजिंग। सर ये IMC की कोई एग्जांपल दे दें। जी, IMC देखें, पहले ये होता था कि जो प्रमोशन होती थी ना, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होती थी। क्या होता था कि बजट है आपका प्रमोशन का, तो आपने इश्तिहार चला दिया, ठीक है, टीवी पे। फिर उसके बाद आपने सोचा अच्छा भाई चलो अब रेडियो पे चला देते हैं। अच्छा भाई हमारे कंपेरेटर्स न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे रहे हैं, ये बिलबोर्ड लगाए हैं इन्होंने फलानी जगह पे, हम भी लगा देते हैं। तो ऑर्गेनाइज नहीं थी, कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, या इंटीग्रेटेड नहीं थी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है लिटरली के एक कर देना। ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट ये आया कि ये जब सारी फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन कस्टमर्स को इफेक्ट करती हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी किस्म के तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे हम कोई एक्सपो सेंटर में इवेंट कर रहे हो, चाहे हम लोगों को रिपोर्टें बनाने की इजाज़त दे रहे हो, ये इंटर्नशिप दे रहे हो, CSR एक्टिविटी खैरात दे रहे हो, कहीं रेडियो, टीवी, आउटडोर कुछ भी इश्तिहार दे रहे हो, इनका इम्पैक्ट तो कस्टमर पे जा रहा है। हमारे सेल्समैन जो है, पर्सनल सेलिंग भी एक जो है प्रमोशन का तरीका है। हमारे सेल्समैन जो है या सेल्स पर्सन जो है, वो जाके कस्टमर से मिल रहे हो, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रमोशन, हम तो अलग अलग कर रहे हैं, मगर कस्टमर्स पे इम्पैक्ट तो सबका आ रहा है। इश्तिहार आपने देखा कि बहुत अच्छा है, मगर जब कस्टमर से, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात हुई, वो बड़े बदतमीज है। ठीक है। तो IMC में ये हुआ कि भाई इनकी साल के शुरू में हमने बैठ के प्लानिंग करनी है कि हमने कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन को कितने पैसे एलोकेट करने,
और इन सब फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन में हम आहंगी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने अलाइड बैंक है, यहाँ पे अलाइड बैंक की कैंपेन चल रही थी, शायद अभी भी वो चला रहे हो। उनका टैग लाइन थी इश्तिहार में, हम आपके दिल में अकाउंट खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दिल का मामला है और इमोशनल पोजिशनिंग जो है बहुत यूज होती है। तो दिल में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे प्यार मोहब्बत की बातें कोई बैंक कर रहा हो, मगर मेरा अकाउंट था वहां पे, वहां जाएं तो उस टैग लाइन का इश्तिहार की वहां जो ब्रांच में माहौल था या एटमॉस्फेयर था, उसका जर्रा भर कोई रिफ्लेक्शन नहीं था कि वो ज्यादा कस्टमर का ख्याल रख रहे हो या तमीज से पेश आ रहे हो या सर्विसेज जो है उन्होंने बेहतर कर दी हो। नहीं, बस एक स्लोगन बना लिया, एक टैगलाइन बना ली, और उसको जो है उसका ऑपरेशनल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? सही सर, मतलब जिस तरह आपने Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जब अब बंदा गया और प्रोडक्ट की मांग की, उसमें प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है मुझे। एक जस्ट 1 सेकेंड। राइट, सॉरी अबाउट दैट। तो ऐसा है जैसे कि आप इंटरव्यू में जाएं तो सूट तो आपका बहुत अच्छा हो, जो भी आपने पहना हुआ है, बिजनेस सूट पहना हुआ है, मगर आपकी इंटरव्यू के लिए तैयारी ना हो। ठीक है, तो देखने में तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर इंटरव्यू की तैयारी, ये उल्टा समझ लें, इंटरव्यू की आप सॉलिड तैयारी करके गए मगर जूते आपके पॉलिश नहीं है, तो इमेज जो है वो कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। जो आपका कस्टमर है, जहां आप अपने आप को बेचने जा रहे हैं एज अ पर्सनल ब्रांड कि भाई मुझे हायर कर लो, सेम कॉन्सेप्ट है। एक सॉलिड इम्पैक्ट आए, चाहे हमारे सेल्स पर्सन हो, चाहे टीवी पे इश्तिहार हो, रेडियो पे इश्तिहार हो, बिलबोर्ड हो, ठीक है, प्रोडक्ट की हमारी पैकेजिंग हो, हमारे हेल्पलाइन हो, सेम इमेज जो है वो आए इंटीग्रेटेड। ठीक है ना? तो इंटीग्रेटेड ना होने की मिसालें आपको ज्यादा मिलेंगी, और जो टॉप की कंपनियां हैं उनमें आपको किसी हद तक या ज्यादा हद तक इंटीग्रेशन जो है वो कम्युनिकेशन में मिलेगा। बट एप्पल जैसी कंपनियां भी, उनमें भी प्रॉब्लम्स आए कि एप्पल का कितना टॉप का प्रीमियम इमेज है, मगर एक शख्स को, ये केस है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उसको जब उसके आई थिंक आईपॉड की बैटरी का मसला आया, तो जब उसने हेल्पलाइन को कांटेक्ट किया एप्पल की, उन्होंने कहा सॉरी हम कुछ भी नहीं कर सकते, बैटरी ऐसे ही है, बस ये अब आप नया खरीद लें। तो उसको जो है बहुत गुस्सा आया, तो उसने जो है वो सड़कों पे वो स्टेंसिल लेके और एप्पल के खिलाफ जो है वो आप समझ लें जैसे वॉल चौकिंग का करना शुरू कर दिया कि एप्पल जो है वो बेईमानी कर रहे हैं। वो तो बस जब वहां इमेज आना शुरू हुआ, न्यूज़पेपर्स ने वो खबर उठा ली, बैड पब्लिसिटी मिलने लगी, तो फिर जो है वो उन्होंने फिर एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बैटरी जो है चेंज कर दें। ठीक है, ऑलराइट। तो अगेन वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। ये वीडियो के फॉर्म में हमने देख लिया था, साइंस भी पढ़ ली, लीवर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर्मली इस चैप्टर को। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ब्रांड नॉलेज तो क्या हो गए,
खुद ब्रांड और कंपनी की अपनी जो प्रमोशन है, और जो हमने चैप्टर 5 और 6 में देखा अभी, ठीक है। अब बात हो रही है सेकेंडरी सोर्सेस की, कि जो दूसरे जराए हैं। तो इसमें दूसरे ब्रांड्स, कंपनीज के साथ अलायंसेस आप फॉर्म कर लें, को ब्रांडिंग, ठीक है। इंग्रेडिएंट कोई आप ऐसा डाल दें जो कि ज़्यादा मशहूर हो, या उसकी स्पेसिफिक एसोसिएशंस हैं। इसकी बड़ी जो ग्लोबल बड़ी खूबसूरत मिसाल थी वो इंटेल की थी, तो वो खैर मैं बताता हूँ। खुद कंपनी जो है, जो ओवरऑल कंपनी है, वो अपने इंडिविजुअल ब्रांड्स को जो है लेवरेज कर सकती है अपने कंपनी के नाम से, कि भाई ये हमारे कंपनी की फखरिया पेशकश है। ब्रांड एक्सटेंशंस आप कर सकते हैं। एक ब्रांड आपका चल पड़ा, तो आपने उसी ब्रांड के नाम से दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो ब्रांड एक्सटेंशन सही भी हो सकते हैं और बहुत गलत तरीके से भी कर सकते हैं, जिसकी मिसाल शायद आपको याद हो, ये पावर प्लस की है, कि वो सेल्स और बैटरीज में आए, और उसके बाद उन्होंने टेनिस बॉल्स, मच्छर मार कॉयल, मच्छर मार स्प्रे, रूम फ्रेशनर, ये जो कपड़े धोने का ब्राइटनर होता है, ऑप्टिकल ब्राइटनर, नील, और इस पगोल तक मैंने पावर प्लस के नाम का देखा है। तो वो एक मतलब कोई जिन्होंने ब्रांड को अनथिंकिंगली एक्सटेंड करते गए। जगह जहाँ पे वो ब्रांड बन रहा है, जहाँ से एसोसिएटेड है, उसको आप कर सकते हैं कि किस मुल्क में वो बन रहा है और किन जगहों पे फिर वो ब्रांड बिक रहा है। इसका जो अच्छा तरीका होता है वो तो ये है कि एक्चुअली उस मुल्क में बन रहा हो तो कुछ सॉलिड हो जाता है आपका क्लेम। मगर जो बुरा तरीका है, ये अभी मैंने एक सुपर स्टोर में आई थिंक कोई फ्रूट ड्रिंक का ब्रांड था, तो उसका मैंने जब देखना चाहा लेबल पढ़ के कि ये बना हुआ कहाँ का है, तो वो बहुत वेग था। उसमें मुझे अंदाजा ही हुआ कि ये पाकिस्तान का बना हुआ है, मगर उन्होंने कंट्री ओरिजिन लिखा हुआ नहीं था, कोई वेग बात लिखी हुई थी कि ब्रांड और दिस प्रोडक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन यूरोप, यानी इसका तस्वुर जो है, जो तख्लीक हुआ, वो यूरोप में हुआ। अब ये अगर कोई ना समझ होगा तो बस वो देखेगा यूरोप, वो कहेगा अच्छा यूरोप का है। मगर कोई भी पढ़ा लिखा होगा तो वो ये समझ जाएगा कि ये सेकेंडरी लेवरेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम। ये तस्वुर इसका, आप यूरोप में बैठ के 1000 प्रोडक्ट्स की तख्लीक का सोच लेंगे, मैं ये चीजें बेचूंगा, तो ट्रू तो वो नहीं हुआ, ठीक है ना। इसीलिए शायद आपके इल्म में हो कि बाज जो यहाँ टॉप लेवल के कंपनी ब्रांड बनाते हैं, मैं अभी रिसेंटली देखा था, कौन सा ब्रांड है ये, एक क्लोथिंग का ब्रांड है H&M, ठीक है, आई थिंक स्वीडन का ब्रांड है ये। तो H&M का प्रोडक्ट यहाँ एक क्लोथिंग का आइटम यहाँ एक एक्सपोर्ट के माइनर डिफेक्ट वाले और छोटे से रिजेक्ट होते हैं ना, वो स्टोर्स होते हैं ब्रांडेड के, वो बिक रहा था। बना वो पाकिस्तान का है, मगर बाहर वाले कह देते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान मत लिखना, तो उसमें शायद मेड इन श्रीलंका या ऐसा लिखा हुआ था। वो खुद बाहर वाले कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो एक्चुअली बुरा असर करेगा हमारे ब्रांड पे, हालांकि अनएथिकल है, इलीगल है ये। वह कंपनी ये करवाती हैं, बनवा रही हैं पाकिस्तान में, कहती हैं लिख दो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका, मेड इन ग्वाटेमाला, मेड इन सोमालिया, कहीं भी लिख दो, यहाँ का मत लिखो, क्योंकि एक बड़ा नेगेटिव इमेज है बास कस्टमर्स के जहन में। अच्छा जी, थिंग्स, इवेंट्स हो गए। सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है जिसमें यहाँ पाकिस्तान में ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं?